कैसे हो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, साथ ही उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे आसमानी बिजली वगैरह। टीवी के सामने जब हम हाथ रखते हैं तब हमारे जो बाल हैं या चट चट सी आवाज़ आती है या बाल हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सब के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हम पढ़े थे विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़े थे, और ये भी जाने थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है। अब उसी के आगे पढ़ेंगे स्थिर विद्युत प्रेरण के बारे में, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके देख लीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या होगा अगर मैं एक जलती हुई माचिस के सामने दूसरी माचिस की तीली लेके जाऊंगा? वो भी जल उठेगा उसके साथ ही साथ। लेकिन अगर मैं उसके बजाय क्या लेके जाऊं, एक लोहे की छड़ लेके जाऊं या प्लास्टिक की लकड़ी लेके जाऊं, तब क्या होगा? वो प्लास्टिक की लकड़ी हल्की सी गर्म होगी, लोहे की लकड़ी हल्के सी गर्म होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अब समझना कि अगर मैं आवेश की बात करता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करता हूँ, तो एक मेरे पास ऐसा रॉड है जिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज है, या तो उसमें निगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर उसको मैं किसी ऐसे रॉड के पास लेके जाऊँ या छड़ के पास जिसमें क्या है, कोई भी अभी चार्ज नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, वो जो मेरे पास चार्ज रॉड है उसके सामने अगर जो डिस्चार्ज रॉड है उसके पास अगर लेके जाऊंगा, तो जस्ट जो मेरे पास चार्ज रॉड है उसके अपोजिट, यानी कि अगर चार्ज रॉड में पॉजिटिव चार्ज है, तब फिर जो डिस्चार्ज रॉड है उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें का जो निगेटिव चार्ज है वो क्या होने लगेगा, उसको एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट वाला चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो प्लस चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी धातु हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा उसमें चार्ज रहता है, लेकिन उसमें चार्ज जो है क्या रहता है, इक्वल रहता है, प्लस और माइनस दोनों इक्वल रहता है, तो वो क्या बन जाता है, एक न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको आवेशहीन बोल देते हैं या डिस्चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब मैं प्लस चार्ज लेके गया एक रॉड के पास, तो उसमें से जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, लेकिन साथ ही साथ जो उसमें का प्लस चार्ज है वो क्या हुआ, एक दूसरे किनारे पे एक्टिवेट हुआ। यानी कि जिस साइड में प्लस चार्ज लेके गया उस साइड कौन सा चार्ज जो है अट्रैक्ट करेगा, वो निगेटिव चार्ज को। तो उसके एक साइड पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और उसके दूसरे साइड पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो इस तरह से वो क्या हो गया, जो रॉड डिस्चार्ज था वो भी क्या होने लग गया, अब चार्ज होने लग गया। इट मीन्स उसमें भी क्या आ गया, चार्ज आ गया, प्लस और माइनस। लेकिन जैसे ही जो मैं रॉड है, एक्टिव चार्ज जो था मेरा प्लस चार्ज, उसको जैसे ही मैं वहाँ से रिमूव किया, तो वो वापस जो है धीरे से क्या हो जाता है, वापस से डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि उसमें से जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो अलग अलग हुए थे, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, वो क्या हो गए, वापस से फिर मिल गया, और वो क्या हो गया, वापस से न्यूट्रल बन गया। लेकिन अगर जिस साइड मेरा प्लस चार्ज जो है जा रहा था, अगर उस साइड मैं एक वायर के थ्रू या तार के थ्रू क्या कर दूं, ज़मीन में उसको लगा दूं, तब क्या होगा, जितने भी प्लस चार्ज हैं वो कहाँ चले जाएगा, धरती पे चले जाएगा, अर्थ पे चले जाएगा, ठीक है। तब क्या बचेगा, उस पर जो नया जो रॉड है मेरे पास उसमें क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज। अब जब मैं उसको हटाऊंगा तब भी उसमें क्या चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो प्लस चार्ज है ही नहीं न्यूट्रल करने के लिए। तो इस तरह से मेरे पास जो एक रॉड था पहले पॉजिटिव चार्ज वाला, अब मेरे को दूसरा जो है रॉड मिल गया, कौन सा, निगेटिव चार्ज वाला। तो इस तरह से एक जो है डिस्चार्ज रॉड को या इंसुलेटर को, ठीक है, या कंडक्टर को हम क्या कर सकते हैं, एक चार्जेबल कंडक्टर बना सकते हैं। आया समझ में? तो यही जो मेथड होता है यही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या फिर स्थिर विद्युत प्रेरण। अब इसके एक बार डेफिनेशन को समझो। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित विद्युत रोधी चालक के पास लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश
यानी कि अगर जो मेरे पास जो चार्ज है उसमें प्लस है तो वो जो नया चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस। अगर माइनस चार्ज है मेरे पास तो जो नया चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। बस वही है। आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। आई बात समझ में। स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया में चालक के जिस सिरे का प्रेरित आवेश आकर्षण के कारण बंधा रहता है उसे बद्ध आवेश तथा जिस सिरे का प्रेरित आवेश पृथ्वी में या अन्य चालकों में जाने के लिए स्वतंत्र होता है उसे मुक्त आवेश कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, जो बद्ध आवेश है उसको बाउंड चार्ज बोलते हैं और जो मुक्त आवेश है उसको क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा गोलों को आवेशित करना। चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। अब इसमें क्या होगा कि दो हम धात्विक जो है गोले लेंगे और दोनों जिसको नाम देते हैं ए और बी। अब इस दोनों को हम स्पर्श करते हुए एक दूसरे के पास रख देते हैं, लेकिन कैसे रखेंगे, एक कुचालक वाले स्टैंड में रखेंगे ताकि वो पृथ्वी से ऊपर रहे ना, क्योंकि अगर पृथ्वी में रखेंगे या टेबल वगैरह कुछ में रखेंगे तो आवेश उसके थ्रू होके वो कहाँ चले जाएगा, पृथ्वी पे चले जाएगा। इसलिए कुचालक वाला दो स्टैंड लेते हैं, उस दोनों में उसको जो गोला है हमारा उसको रखते हैं। अब पहला कंडीशन क्या होता है, दोनों को अगर चिपका के रखते हैं, ठीक है, तब अब उसके पास अगर हम लोहे की रॉड लाते हैं जो हमारा क्या है, आवेशित है यानी कि चार्ज है। अब उस चार्ज में निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पे मैटर नहीं करता कि पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज। तो जैसे उसको पास लाते हो, जो दो गोले हैं जो आपस में स्पर्श हैं, जैसे उसमें से किसी एक के पास आता है ना, स्पर्श नहीं कराते, बस पास आता है यानी कि टच नहीं करना है लेकिन उसके किनारे लाना है। तो जैसे ही वो उसके किनारे आता है तो जो गोले के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है वो क्या होने लगता है, एक्टिव होने लगता है। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है जो गोले में, ठीक है, उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ होने लगता है और जो निगेटिव चार्ज है वो एक तरफ होने लगता है। अब इस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो चार्ज वाला रॉड है वो कौन सा चार्ज में है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज में होगा तो वो निगेटिव चार्ज को अपने ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से उस गोले के एक किनारे पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, जो निगेटिव चार्ज है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी गोले में क्योंकि वो दूसरा गोला चिपका हुआ है तो इसीलिए जो दूसरे गोले में क्या स्टार्ट हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या होने लग गया, इस तरह से हमारे पहले गोले में निगेटिव चार्ज हो गया, दूसरे गोले में पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन जैसे ही मैं रॉड को हटाऊंगा, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है वो क्योंकि पास पास में है और अपोजिट में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो निगेटिव और पॉजिटिव वापस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं यानी कि उदासीन हो जाते हैं। पहला केस हो गया। दूसरा केस, अब क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा दूर दूर में रखते हैं, एकदम दूर नहीं, लेकिन उनके बीच जो पहले चिपका हुआ था अब चिपका हुआ नहीं है, थोड़ा गैप है। अब वापस से सेम चीज़ करते हैं, जो हमारा चार्जेबल रॉड है उसको उसके पास लाते हैं, कोई भी एक गोले के पास। तो जिस गोले के पास लाते हैं, अगर हमारा रॉड पॉजिटिव चार्ज में है तो पहले वाले गोले में जो उसके पास है उसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। और जस्ट उसके साइड वाले में कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि एक साइड में निगेटिव चार्ज है, दूसरे गोले में पॉजिटिव चार्ज जो है एक्टिवेट हुआ, तो वो क्या करेंगे, आपस में अब फिर से अट्रैक्ट करने लगेंगे एक दूसरे को। ये हो गया दूसरा पोजीशन या दूसरा कंडीशन। अब जो दूसरा ही कंडीशन है उसमें से अगर मैं फिर से रॉड को जब हटाता हूँ, जो कि वो क्या है, पास पास में है, इसीलिए उसमें का जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि पॉजिटिव निगेटिव आयन और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेंगे, वापस से फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कुछ जो है पॉजिटिव चार्ज इसके में आएगा, कुछ निगेटिव चार्ज उसके में जाएगा और इस तरह से फिर क्या हो जाएंगे, वापस से न्यूट्रल हो जाएंगे। दोनों गोलों के बीच की दूरी को अगर हम और बढ़ा देते हैं तो उनमें जो आवेश जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे, चार्ज जो ट्रांसफ़र कर रहे थे वो भी क्या होगा, एक समान ट्रांसफ़र होगा और जितना ट्रांसफ़र हो सके उतना ट्रांसफ़र होकर क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा या न्यूट्रल बनने की कोशिश करेगा। ओके, समझ में आया।
कि देखो यहाँ से मैं क्या बोला, आवेश जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, चार्ज एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसी के थ्रू हमको क्या मिल जाता है, एक जो गोला है उसमें पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, दूसरे गोले में निगेटिव चार्ज मिल जाता है। तो इस तरह से कोई गोला है, हम उसको एक ही बारी में क्या कर सकते हैं, दो गोले को एक साथ चार्ज कर सकते हैं और हमें एक गोले में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे गोले में निगेटिव चार्ज मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम विद्युत आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बारे में पढ़ेंगे। यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनके मध्य की दूरी की तुलना में बहुत कम होता तो हम उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं, अर्थात यह माना जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर केंद्रित होता है। अब इसका मतलब समझना कि दो, अगर मेरे पास कंचे के समान दो क्या हैं, गोले हैं, ठीक है, कंचे के समान दो गोले हैं, अगर मैं उसको रख दूंगा, एक को एक किनारे पर और दूसरे को दूसरे किनारे पर किसी बेड के, तो जो बेड का किनारा है अगर हम देखा जाए तो अगर लंबाई की बात करें तो कम से कम 6 फीट का होता है। तो उस 6 फीट का दूरी जो है उस कंचे के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूरी है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं, जो आवेश है उसको क्या मान लेते हैं, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित है ये मान लेते हैं। और चूँकि आवेश क्या है, बहुत कम है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। ओके, इसी के फिर अकॉर्डिंग बिंदु आवेश में मुख्यतः 3 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से, आवेशों का बीजीय योग, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, दूसरा क्वांटीकरण क्वांटिजेशन, तीसरा संरक्षण कंजर्वेशन। फर्स्ट देखते हैं आवेशों का बीजीय योग। किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी निकाय में, ठीक है, कुल धन आवेश क्या है, धन आवेश है तो प्लस लिखेंगे, प्लस पी, तो प्लस और पी से पॉजिटिव, ई से इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर और भी जो उसके चार्ज है उसको जो है शो करते हैं ई से, ठीक है। और एक में और जो है कुल ऋण आवेश कितना है, -NE है। तो उस केस में क्या होता है, अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जितना प्लस PE और प्लस करेंगे फिर -NE होगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो P और N, ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग है, लेकिन E क्या है, दोनों में सेम है, तो E मेरा कॉमन निकल जाएगा, तो P -N। अब इस कंडीशन में धन आवेश की ऋण आवेश पर अधिकता को प्रदर्शित करता है। यदि P बड़ा है, N होगा, तो पदार्थ धन आवेशित, और P छोटा है, N हो, तो पदार्थ ऋण आवेशित होगा। दूसरा क्वांटीकरण। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि प्रकृति में किसी वस्तु पर जो कम से कम मात्रा में आवेश पाया जाता है वह एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। यहाँ समझना कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन क्यों बोला है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन दोनों में ही आवेश की वैल्यू एक समान होती है, और वो क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है क्या, आवेश, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन में। और यही माना जाता है कि प्रकृति में जितने भी वस्तु हैं उसमें कम से कम ये एक इलेक्ट्रॉन जितना आवेश तो होता ही है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की मात्रा प्रोटॉन पर धन आवेश की मात्रा के बराबर होती है। अतः यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश को -E से प्रदर्शित करें तो प्रोटॉन के आवेश को क्या करेंगे, +E से प्रदर्शित किया जाएगा। यही पाया गया कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होते हैं। जब स्टार्ट हुआ फर्स्ट आवेश का बीजीय योग, उस टाइम बोला था कि +PE क्या है, पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। पॉजिटिव चार्ज किस में रहता है, प्रोटॉन में रहता है, इसीलिए उसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, +E लिखकर। ओके, अब यहाँ बोला है कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ का पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है, यानी कि जितने भी आवेश हमारे होंगे वो हमेशा किस में रहेंगे, प्राकृत संख्या में रहेंगे, यानी 1 2 3 4 5 में, कभी भी वो भिन्न या रेशनल नंबर में नहीं होगा, ये याद रखना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो तो या तो पूरा का पूरा जाएगा, या तो पूरा का पूरा न्यूट्रल होगा, या पूरा का पूरा जो है
कहीं जो है ट्रांसफ़र होगा। ऐसा तो नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन का आधा हिस्सा उधर गया, आधा हिस्सा वहीं रुक गया, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जब भी इसका वैल्यू जब लिखते हैं तो हमेशा E हो गया, 2E हो गया, 3E हो गया, 5E हो गया, ऐसे करके लिखेंगे। कभी भी 3/4E या 1/2E ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसी को बोला है क्या होता है, पूर्ण गुणज में होता है। ओके, इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो विद्युत आवेश है उसको अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ओके, क्या आया, क्वांटीकरण यानी कि क्वांटिजेशन। इस संरक्षण का नियम जो इसका तीसरा गुण है, तीसरा पॉइंट है, वो क्या कहता है कि किसी पृथककृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। यानी कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें टोटल जो चार्जेस हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये समझ नहीं आया? सबसे आसान शब्दों में बोलूँ, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीके से विभिन्न समूहों में परिलक्षित हो सकता है। यानी कि जो चार्जेस है उसको ना तो जनरेट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये केवल क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है। एग्जाम्पल, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित व रेशम ऋणावेशित हो जाता है। जांच करने से पता चलता है कि कांच की छड़ में धनावेश की मात्रा रेशम के ऋणावेश की मात्रा के ठीक बराबर होती है। इस प्रकार धन आवेश व ऋण आवेश का बीजीय योग शून्य होता है जो रगड़ने के पूर्व था। इस बीजीय योग जो शून्य होता है इसका मतलब समझना कि जब उसमें धन आवेश आया तो कितना धन आवेश है उसको जब काउंट करेंगे, और जो रेशम के कपड़े में जो ऋण आवेश है या निगेटिव जो चार्ज है उसको जब काउंट करेंगे तो दोनों क्या रहेगा, वैल्यू में इक्वल रहेगा। तभी तो दोनों का जब बीजीय योग करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। बीजीय योग करने का मतलब है सिंपल जैसा गणित में जोड़ते हैं। तो क्योंकि एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो उसी संख्या में उसी संख्या को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। वही है और कुछ नहीं है। बस इसमें शब्दों का फिर ऐसा रहता है कि कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, परमानंद साहू के नाम से मिल जाऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।